तो इसमें हम लोग भैया साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पूछ रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट, यानी कि हमें Al2O3 प्लस आप लोगों का 2Fe, तो ये आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब ऊपर जो आपका दिया गया अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा वियोजन एंड विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये कौन सी अभिक्रिया है जहां Fe2 जो है वो विस्थापित हो गया और O3 के साथ Al2 जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, विस्थापित हुआ ना, तो ये क्या होगा, एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो। बोर्ड एग्जाम में अगर 95 लाना है तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। लेड मतलब होता है सीसा, सीसा का तो Pb होता है, तो सब में Pb है। लेकिन नाइट्रेट का जो होता है वो NO3, ठीक है, लेकिन इसका होल ट्वाइस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हमको एक बैलेंसिंग करना है ना सूत्र का। तो लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसका राइट ऑप्शन V है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, यहां लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर A है 0, V है 7, C है 7 से कम या 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 7 के बीच में हमारा अम्लीय होता है। मतलब एक पीएच स्केल को मैंने कई बार समझाया है, बार बार समझा ही देता हूं आप लोगों को। 0 और 14, यहाँ जो इसके नीचे होगा 7 से 0 के बीच में वो हमारा अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होगा वो क्षारीय होगा। अब 7 क्या होगा, 7 हमारा उदासीन होगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्या होती है, 7 से कम होती है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 क्या होता है हमारा, वो उदासीन विलयन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन का नोट बना लेना, नोट्स कर लेना और अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल की पीएच वैल्यू होती है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। अगर खट्टा होता तो अम्लीय होता, एंड अगर तीखा होता तो क्षारीय होता। इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है, ना कड़वा होता है ना खट्टा होता है। तो ना तो 0 होगा, ना ही 1 होगा, और ना ही 14 होगा। ये होगा 7, क्योंकि 7 का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन का मतलब होता है कोई स्वाद ना हो, तो वो हमारा जल ही होता है, ठीक है। अगला 5 नंबर, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट ही कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें 95 स्कोर करना है। तो जैसा बता रहे हैं वैसे तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। हमारा जो अम्लीय विलयन है वो क्या है, NaCl है, NaHSO4 है, या Na2SO4 है, या KCN है। तो हमारा जो इन चारों में से अम्लीय विलयन है, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, और हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है अम्लीय विलयन। तो ये हमारा अम्लीय विलयन है NaHSO4, ठीक है, समझ में आया। अगला धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धामन सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन। तो देखो धामन सोडा जो होता है, यानी कि धोने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र किसी को पता है कि नहीं पता है। रासायनिक सूत्र है पता होगा ना, Na2CO3 × 10H2O। तो H2O का कोई वो नहीं है जल का, तो इसलिए हमारा जो Na2CO3 का जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा जो धामन सोडा का हमारा रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 7 आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है, एंटीमनी या आर्सेनिक दोनों आपके अलग अलग है, बट एक ही चीज है, चाहे आपका धातु हो या अधातु हो या उपधातु या मिश्र धातु। क्या है आर्सेनिक जो है माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु। तो याद रखना, जो हमारा आर्सेनिक होता है वो एक उपधातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना।
निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है? अब देखो, मैंने आपको एक पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें हाइड्रोजन बीच में था, उसके नीचे कुछ तत्व थे, ऊपर कुछ तत्व थे। तो नीचे वाले 2, 3, 4 होते हैं, वो याद कर लो, 4 से 5 ही होते हैं, ऊपर तो 10 से 12 होते हैं, लेकिन नीचे 3 से 4 ही होते हैं। अगर नीचे वाला याद है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एफ ही जो है वो कर सकता है, नहीं वाला हमें बताना है। जेडन भी कर सकता है, एमजी भी कर सकता है। कॉपर जो होता है वो नहीं कर सकता। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम होता है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अब इसका आप लोग क्या बताओगे? इसका आप लोग नाम बताना है, आईयूपीएसी नेम। देखो, इसमें COOH ग्रुप जुड़ा हुआ यानी कि ओइक जोड़ेगा, और मेथ एथ 2 कार्बन की संख्या यानी कि एथ होगा। एथेन में ओइक जोड़ोगे, क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का जो हमारा आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा माय डियर स्टूडेंट एथेनोइक अम्ल। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आज बता रहा हूं। देखो, निम्न में से कीटोनी समूह है, जो कीटोन समूह है वो क्या है? कीटोन समूह, यहां देखो, सबसे पहले कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है, या फिर हमें C डबल बांड O लिख सकते हैं। ठीक है, डबल बांड से। ठीक है, तो यहां हमारा CO है, लेकिन ये हमारा HB जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी कि नहीं होगा, CHO ग्रुप हो जाएगा। ये वाला है कि नहीं है? C है, H3 है, ये भी नहीं है, CHO ग्रुप है। ये COOH ग्रुप है, ये वाला है, क्योंकि ये CO है। ठीक है, ये है, सही है। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है कि यहाँ जो CH3 है सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये एक कीटोन समूह है, क्योंकि यहाँ हमारा CO जुड़ा हुआ है। कहोगे सर सब में तो CO जुड़ा हुआ है, बट यहाँ HB जुड़ा हुआ है, तो CHO, यहाँ तो कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखो, मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से आईयूपीएसी नेम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, H2O, CO2 तथा H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो अगर स्वपोषी पोषण करना है, स्वयं अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, साथ में हमें उपयुक्त सभी चाहिए। ठीक है, सभी की आवश्यकता होती है, एक चीज से नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो इसलिए सारी चीजों की आवश्यकता होगी। मनुष्य में जो वृक्क होता है, जिसे किडनी कहा जाता है, वृक्क जो संबंधित है, वृक्क किस चीज से संबंधित होता है? मैं आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय प्रचंचन तंत्र सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आप लोग वृक्क के बारे में ना जानते हो तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि वृक्क को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, फिगर के साथ समझाया है। पोषण से संबंधित है कि नहीं? नहीं ना। श्वसन से नहीं, उत्सर्जन से नहीं, हाँ, परिवहन से नहीं। देखो, उत्सर्जन से इसलिए संबंधित है कि ये हमारा मेन उत्सर्जी अंग होता है, मेन उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, ये मेन उत्सर्जी अंग है, तो इसलिए याद रखना कि हमारा जो वृक्क होता है वो एक उत्सर्जी अंग होता है, और ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए, समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो याद रखना, जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जल का वहन करता है जो हमारा जाइलम होता है। जाइलम किसका वहन करता है? जल का वहन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। यहां मनुष्य में जो हृदय होती है, मनुष्य की हृदय जिसे कहा जाता है हृदय, ठीक है, तो हृदय का जो कक्षाओं की संख्या होती है, हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहां हमारा जो इसकी कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, जिसे हम लोग दिल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कक्षाओं की संख्या होती है वो 4 होती है। कैसे? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, चारों की मिलाकर 4 कक्षा।
ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, पित्तरस स्राव करता है। पित्तरस जो है वो किसका स्राव करता है? पित्तरस, या फिर पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से। तो पित्तरस कहां से स्रावित होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे पित्ताशय से, लेकिन नहीं, यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाऊं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इन चारों में से कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है? तो इंसुलिन तो पादप हार्मोन्स है नहीं, थायरॉक्सिन ये सारा हमारे अंदर पाया जाता है, पादप में नहीं, जीव जंतुओं के अंदर। और एस्ट्रोजन भी नहीं। साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, मैंने पढ़ाया है लॉन्ग क्वेश्चन में भी जल्द ही। मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क क्या करने के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो ये भैया जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी काम आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम आता है, शरीर का संतुलन बनाए रखे इसके लिए भी काम आता है। तो ये हमारा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा मानव मस्तिष्क है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा मादा लिंग हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। जो हमारा मादा लिंग हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया सारे को ना? सारे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखा हूं, सारे ऑप्शंस को लिखा हूं। ठीक है, कलर पेन से लिखा हूं ताकि आपको और भी अच्छा लगे, और फिर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लिख कर समझा रहा हूं ताकि आपको वेटर से वेटर समझ में आए। वैसे तो सब पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शंस आपके पास हैं, घेंघा रोग, रतौंधी, पिट्यूटरी या अग्नाशय। तो माय डियर स्टूडेंट रोग तो ये है नहीं, रोग तो यहाँ दोनों हैं। तो रतौंधी होता है या घेंघा? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, किसकी? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होता है? वाह्यदल, अंडाशय, अंडप या प्रागकण? तो प्राग कोश में माय डियर स्टूडेंट प्राग कण होता है। क्या होता है? प्राग कण होता है। ठीक है, प्राग कोश में प्राग कण होता है। समझ में आया 20 नंबर क्वेश्चन तक? 21, निम्नलिखित में से मादा तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है इन चारों में से। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें जो हमारा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो हमारा कौन सा है इन चारों में से? वो हमारा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, समझ में आया? 22, डीएनए। डीएनए जो होता है, डीएनए कैसा होता है? किसी को पता है? आई होप कि पता होगा। मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आए। देखो, ऐसे ही तो होता है डीएनए, कि और कुछ इसमें लगा रहता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, डीएनए ऐसे ही होता है। इसमें जो ये दोनों तंतु हैं, ठीक है, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। ठीक है, आर्ट बहुत तेज था मेरा। तो डीएनए के जो दो तंतुएं हैं वो आपस में कौन जोड़ता है? तो वो हमारा जो जोड़ता है वो हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। ठीक है, जो ये हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, यहां बंद कर देना ताकि और अच्छा लगे। हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। अगला, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर या टमाटर या सरसों या बैगन? तो सारे को पता होगा मेंडल ने अपना प्रयोग, अगर पढ़े होंगे तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है,
कि निम्न में से शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है। देखो अगर शुद्ध गोल, शुद्ध बौना ये सब आ जाए, शुद्ध हरा, तो आप ये ध्यान रखना जिसमें बिल्कुल कैपिटल हो, दोनों अक्षर जो हैं, दोनों जीन जो हैं वो कैपिटल हो तो वो सही रहेगा। तो आंख मूंद कर आप दोनों कैपिटल पर लगा देना, जैसे हमारा कैपिटल आर ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है। अगला, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा, केवल समतल से, केवल अवतल से, या उत्तल से, या हमारा समतल अथवा उत्तल। देखो अगर आप उत्तल दर्पण बनाए होंगे प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा ही बनता है, समतल से तो हमेशा सीधा ही बनता है, तो हमारा उत्तल और वो दोनों हो जाएगा भाई। समतल तो होता ही है, उत्तल भी होता है। ठीक है, तो हमारा समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। अगला आ जाओ 26 में पूछ रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमेशा याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है उसकी 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। कितना होता है? 2 गुना वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आपका ये जो 10 है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो ये 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f बराबर r/2 और हमें r याद करना है तो वो 2f हो जाएगा इंटू 2f, तो ये फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। ये सॉरी यार 20 करना था ना, 20, ये तो मैंने 10 पे लगा दिया, तो ये 10 नहीं 20 होगा, 2 गुना। ठीक है, अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जिसका अपवर्तनांक जो है, जिसका कांच का अपवर्तनांक हमारा 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी। आप 3 × 10⁸ में आप 1.5 से भाग दे देना, आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन। देखो 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 50 सेंटीमीटर है तो वो हमारा, अगर आप 50 है, ठीक है, उत्तल है तो ये आपका प्लस होगा, तो 100/50 आप कर लो। ठीक है, सेंटीमीटर में 2 डायोप्टर हो जाएगा। प्लस में याद रखना, प्लस में 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, +2 डायोप्टर। अगला है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष कोई भी नहीं है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट क्या होगा? न्यूनतम दूरी बताना है, सबसे कम दूरी, तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट दूरी पूछे तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे मानव नेत्र जो होता है उसके द्वारा, ठीक है, तो मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो याद रखना, मानव नेत्र के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमारा रेटिना पर बनता है। स्पष्ट जो है वो रेटिना पर ही दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया। अब 31 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 31 में पूछ रहा है, प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है, या प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। भाई देखो, प्रिज्म द्वारा किस कलर का, देखो 7 कलर होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष में, तो उसमें सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो वो हमारा बैगनी रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। तो याद रखना 2 के बीच आपका डिफरेंस होता है, एक बैगनी या लाल, क्योंकि ऊपर नीचे यही होते हैं। तो आप जान जाना अधिक विचलन जो होगा वो हमारा बैगनी रंग का होगा। किसका? बैगनी रंग में जो होता है वो सबसे अधिकतम विचलन होता है, तो प्रिज्म में जो हमारा वो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होगा। ठीक है, अगला है 32। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें जो धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या कोई नहीं। तो याद रखना, जो हमारा कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसमें जो धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, वो हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके द्वारा हमारा किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला देखो हमारा 32 तक तो समझ में आ गया। 33 आ जाओ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, जब मैं आपका ओम का नियम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था माय डियर स्टूडेंट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखो B बराबर IR होता है, R बराबर V/I। अब V/I जो होता है वो ओम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमारा V यानी कि वोल्ट और बटे एम्पियर।
ठीक है, एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर ओम के बराबर होता है। ठीक है, अगला 34, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जो जूल होता है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। ऑप्शंस कहाँ है, डी। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा में आप जूल की संख्या निकालोगे तो हमें यही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 35 की ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम भाई आ गया, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, यहाँ V बराबर आई आर, यही तो है ओम का नियम का सूत्र। तो ये है नहीं, ये नहीं है, ये हाँ यही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो V बराबर आई आर जो होता है वो ओम के नियम का सूत्र होता है। तो यहाँ V बराबर आई इंटू आर, यही तो है हमारा ओम का नियम। ठीक है, 36 है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। वैद्युत शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक ना वोल्ट होता है, ना एम्पीयर होता है, ना ओम होता है भैया, होता है वाट। जो शक्ति होता है उसका मात्रक जो होता है वो हमारा वाट होता है। क्या होता है, वाट। अब आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमारा पूछ रहा है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई, ठीक है, देखो धारा I तथा लंबाई L है, ठीक है, को लंबवत V तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो लगने वाला बल। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था शायद, ठीक है, अभी इससे पहले जब साइंस में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक सूत्र बताया था, F बराबर IVL sin थीटा। तो यहां जो होगा बल होगा वो ये तो होगा नहीं I बटे VL, V बटे IL, ये भी नहीं, ये होगा IVL, ठीक है, IVL, ठीक है, जिसमें तीनों चीज हैं और मल्टीप्लाई में होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 38 आ जाओ। 38 देखो, धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो होता है में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ जाता है, या n गुना बढ़ता है, ये n स्क्वायर गुना, या फिर हमारा अपरिवर्तित रहता है। देखो n गुना बढ़ता है कि घटता है, ये डिफरेंस है। तो ये हमारा बढ़ता है भाई, अगर आप n गुना बढ़ाओगे तो n गुना बढ़ जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, 39 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी ऐसी परत है जो परावैंगनी किरणें होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। तो वो हमारा ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन परत है जो हमारा परावैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं, और ये भी थोड़ा सा इसमें छिद्र है जो कि खतरा महसूस होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, वो आवृत्ति जो उसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है तो वो 50 है। तो देखो आज आपको ये 40 क्वेश्चन तैयार करना है, ध्यान रखना, ये 40 क्वेश्चन MCQ तैयार करना है। ठीक है, तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा मतलब ऊष्माक्षेपी या दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण के साथ आपको समझाना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये उस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कोई चीज हम बनाते हैं तो उसके साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे आप कुछ बनाते हो तो उसके साथ जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्माक्षेपी होता है। अब जैसे अगर आप मेथेन में ऑक्सीजन को डालोगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप चूना जो होता है उसे पानी में डालते हो तो वो ऊष्मा यानी कि जलने लगता है, बाहर निकलता है ऊष्मा धुएं के रूप में, तो वही सब है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अंदर अवशोषित होना ऊष्माशोषी। ठीक है, समझ में आया। तो यही कहना है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल भी बता देते तो मजा आ जाता, तो हम आपको बताएंगे और आप मजे के साथ पढ़ाई करो। देखो सबसे पहले हम लेंगे CH4 मेथेन।
अगर भैया आप मेथेन है और मेथेन में आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, देखो हम बैलेंस करने के लिए 2O2 लेंगे, ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमें गिव्स आउट, हमें क्या देगा, वो देगा CO2, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस की अवस्था में है, ध्यान रखना, सब गैस की अवस्था में, यानी कि ऐसे आप गैस बगल में G लिख सकते हो, ठीक है। और +2 H2O, पानी कहोगे सर लिक्विड होता है, नहीं, ये भी गैस ही है, क्यों, क्योंकि ये भाप के रूप में निकल रहा है, प्लस ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है, मतलब ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है। अगर ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग कहते हैं प्लस ऊष्मा, क्या कहते हैं, प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो इसी में है कि ऊष्मा शोषी समझ लो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब किसी चीज को बनाते समय हम ऊर्जा को और देते हैं और वो अपनी तरफ खींचती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल बता दें तो और अच्छा रहेगा, तो एग्जाम्पल में एक आसान सा लेता हूं, N2 में अगर आप O2 जोड़ोगे तो आपको बनेगा 2NO, और इसमें हमारा माइनस ऊष्मा है। अगर माइनस ऊष्मा, देखो इसको पहचानने का ट्रिक भी यही है कि अगर माइनस ऊष्मा लगा हो तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी होता, शोषी होता है, अगर प्लस ऊष्मा लगा हो तो वो ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप समझ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, नंबरों की बारिश करनी है, तो आप जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उन सबको समझते चलो। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, व्याख्या कीजिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हमें अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, आपको अच्छे से व्याख्या करनी है। तो देखो, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O का मतलब आधा पानी होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग अर्धरोधी बर्तन में रखते हैं, देखो क्यों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, जो आर्द्रता होता है नमी होता है, जैसे जहां थोड़ी सी पानी होगा, नमी और जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ है और जिसकी अभिक्रिया निम्न है। अगर हम इसे अर्धरोधी बर्तन में ना रखें तो ये जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है, अभिक्रिया कर लेता है तुरंत, बहुत होशियार है ये, ठीक है। देखो यहाँ CaSO4 है और इंटू ½ H2O, यानी कि ½ H2O, यानी कि पानी की मात्रा आधी है, और प्लस 1/1 सही 1/2, यानी कि इसे आप 3/2 भी कह सकते हो, वाटर, ठीक है। तो ये हमारा जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, CaSO4 × 2H2O में, ये जिप्सम में बदल गया, और इसका नाम क्या है, जिप्सम, क्या है, जिप्सम, ठीक है। ये तो जल है और ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपको समझ में आया दूसरा क्वेश्चन, रिएक्शन भी समझा दिया। अब इसमें क्या है, बहुत आसान है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि आप बोर्ड एग्जाम में छोड़ कर आओ, छोड़कर नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चंस को समझना है अच्छे से और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछ रहा है भाई कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करें, मतलब जो हमारा एथिल अल्कोहल है इससे हम एथिलीन कैसे बनाएं, या फिर इसी अभिक्रिया को आप इस प्रकार से पूछ सकता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और ये आप लोग देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है भैया, 2015 में आया है, 2016 में, 2017 में, 2018, 19, 20 में, तो मतलब हर बार आ ही रहा है, तो 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो चलो हम लोग इस अभिक्रिया को देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड है बट इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आ जाए। देखो हमें एथिल, नाम वही है कि एथिल अल्कोहल से हमें एथिलीन बनता है, और यहाँ जैसे एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 160 डिग्री से गर्म करोगे तो हमें एथिलीन ही मिलेगा, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन को मैं डायरेक्टली समझाता हूं। देखो हमारा एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे, मेन ये है,
तो सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल का फार्मूला बताओ, कितने बच्चों को पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पढ़ लो, अभी समय है, पढ़ लो, ठीक है, वरना फिर समय निकल जाएगा और रोते रहोगे, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता, यही करते रह जाओगे। तो अभी समय है, पढ़ लो, सुधर जाओ, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो जो कर रहे हो। देखो यहां हमारा C2H5OH, ये हमारा है एथिल अल्कोहल, ये देखो कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ एथिल अल्कोहल इसलिए इससे कहते हैं। और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? सबको पता होगा, H2SO4, ये SO4 है, ठीक है। अब इसे सबसे पहले हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने तो 170 से 180 डिग्री सेल्सियस, 160 से 70 लिखा है, अभी इसको 2 बार करना है रिएक्शन, इसीलिए तो कह रहे हैं हार्ड है थोड़ा सा। यहाँ से आप C2H5 ले लो भाई, यहाँ से C2H5 ले लिया, यहाँ से केवल H लेना और SO4 ले लेना, मतलब लास्ट में आपको वाटर को बाहर निकालना है। अब कहोगे सर ये क्या है, ये तो बहुत हार्ड दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? इसमें क्या है, बहुत आसान है। देखो ये एथिल है, ठीक है, यानी कि एथिल का फार्मूला, ये हाइड्रोजन है, एथिल हाइड्रोजन, ये SO4 सल्फेट है, बस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है, कुछ है इसमें? लप्पू सा तो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी हमें एथिलीन नहीं मिला, एथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है। अब हम इसको, जो हमें ये मिला है, ये राजा को, इसको हम लोग 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा मिला है C2H5 यानी कि एथिल, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट, इसको हम लोग क्या करेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर इस चीज़ को हमें गर्म करना है। मतलब 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करेंगे। और अब हमें मिलेगा यहाँ से C2 और H4 और प्लस H2SO4। ये हमें क्या मिल गया? यही तो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, क्या? एथिलीन। क्या है ये? एथिलीन। बस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 रिएक्शन है, रिएक्शन भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस थोड़ी दिन इंतजार करो। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है अपना प्रदर्शन करने का, क्योंकि ये हर बार महाराज आते ही हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन का नाम है कि समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले देख लो कि ये कितनी बार आए हुए हैं। NCERT का है, 2014 में आया हुआ है, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, अब बारी है 2024 में आने का। ठीक है, ये टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है, समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, तो ध्यान से समझना। चलो हम लोग समझते हैं। तो देखो, समजातीय का मतलब क्या होता है? समान जाति, जो एक समान जाति की हो। अगर एक एग्जाम्पल समझो, लाइक इज अगर सारे एक समान जाति के हों, जैसे बहुत सारे कास्ट होते हैं, अगर सारे एक ही कास्ट के हों तो वो सही रहता है। अब इसमें कास्ट ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर सारे एल्केन के हैं तो ये एल्केन समूह के हों, सारे एल्कीन के हैं तो एल्कीन के, सारे एल्कोहल समूह के हैं तो एल्कोहल के, सारे एल्डिहाइड समूह के तो एल्डिहाइड के, ये होते हैं इसमें कास्ट। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जो उनका सामान्य सूत्र होता है, एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, चाहे उनका सामान्य सूत्र समान हो या फिर उनका जो क्रियात्मक समूह है वो समान हो, मतलब समान होना चाहिए, एक जैसा होता है, तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। तथा जो उनके सदस्य होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं समजात गण। ठीक है, मेन ये है कि अगर एक ही समूह के हैं तो समजातीय श्रेणी, और एक ही सामान्य, एक जैसा सामान्य सूत्र हो तो भी समजातीय श्रेणी होता है।
एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो हम लोग कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। मेथेन, एथेन सब कुछ ले सकते हो। तो हम लोग लेंगे एल्कोहल समूह के, मेथेनॉल, मेथेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3OH, एथेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3CH2CH2OH। ये सारे एक ही समूह के हैं। अगर आप देखोगे तो ये मेथेनॉल है, OH समूह है, एथेनॉल है, OH समूह है, प्रोपेनॉल है, OH समूह है, सारे OH समूह के हैं, देख सकते हो। तो ये सारे जो हैं हमारे समजातीय श्रेणी हैं, मतलब इनकी जो जाति हैं वो समान है, मतलब समजातीय श्रेणी है। लक्षण यानी कि उनके कुछ गुण हैं, लक्षण हैं जो आपको समझना है। पहला, सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्य के एक ही सामान्य सूत्र होते हैं। अगर एल्केन के हैं CnH2n और +2 हैं तो ये हमारे एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा अगर सभी को प्रदर्शित करें तो वो हमारा यही होगा समजातीय श्रेणी, ठीक है। सभी सदस्यों को एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा, एक क्रिया OH समूह है, COOH समूह है, ये सारे समूह होते हैं क्रियात्मक समूह, ये समूह होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें OH समूह है, एल्कोहल समूह, ठीक है। IPC नाम पढ़ेंगे तो जानेंगे। तीसरा है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक सदस्य के क्रमागत यानी कि प्रत्येक सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होता है। इन सबके बीच में देखो CH2 का अंतर देखो, CH3OH और यहाँ CH3OH, CH2 ज्यादा है, अंतर इतना है बस। इसमें भी CH2 का इन दोनों में अंतर है, ठीक है। और चौथा, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का गुणधर्म पता कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है अल्कोहल समूह के हैं तो इनके कुछ सामान्य गुणधर्म है जो सभी के समान होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समजातीय श्रेणी। मैंने आपको समजातीय श्रेणी का परिभाषा भी बता दिया, साथ में मैंने एग्जाम्पल्स भी बता दिए एंड हमने आपको लक्षण भी बता दिए। तो अब तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो निम्नवत हैं। मतलब निम्नवत का मतलब कुछ कारक हैं जो निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं, जो नीचे हमारे दिए गए हैं। तो एक एक को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। जब हमारी आर्द्रता बढ़ती है तो जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। सेकंड है कि वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर या तेज हवा चलने पर या आंधी चलने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। जब वायुमंडलीय हवा जो होता है या फिर ताप बढ़ जाता है, तेज हवा चल जाती है या आंधी आ जाता है तो हमारा जो वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश या दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। जब प्रकाश होता है या फिर दिन के टाइम जो दोपहर होता है उस टाइम सबसे ज्यादा होता है और रात में कम होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमा खुले रहते हैं जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वाष्पोत्सर्जन भी होगा। अगला देखो, पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या व स्थिति वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ये है हमारा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ पॉइंट जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इन सारी चीजों को याद भी रखोगे। बोर्ड एग्जाम में तबाही करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है, बहुत ज्यादा आसान है। पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, या उदाहरण दीजिए। देखो,
ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं, कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिस पर हमारा जैसे अचानक में आती हैं, जान नहीं पाते हैं हम, और वो हो जाती है। छींक आना, सांस छींकना, नेत्र का ऊपर नीचे होना, साइकिल चलाते हुए भी एक अनैच्छिक क्रिया है, नृत्य करना, ठीक है, ये सारी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं। एग्जाम्पल नीचे है। तो देखो ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो अनायास या अविलंब, ठीक है, यंत्रवत एवं सहज की भी घटित हो जाती, मतलब कोई उसका ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, सहज बहुत सरल तरीके से घटित होती है। और जो सुषुम्ना है में संवेदी प्रेरणा पहुंचने पर चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों द्वारा तुरंत ही घटित हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो, जो हमारा खांसना है, छींकना है, नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया एंड साइकिल चलाना, नृत्य यानी कि नाचना, ये सारी हमारी क्या है बच्चों, हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं या फिर हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो कि हमारा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो। जो परिवार नियोजन होता है उससे आप क्या समझते हो, छोटे परिवार का महत्व को समझाइए। जो छोटा परिवार होते हैं उसके महत्व को समझाना। देखो परिवार कल्याण हेतु, जो परिवार होता है उसका कल्याण करने के लिए, परिवार में ज्यादा दुख ना हो और अच्छे से जीवन व्यतीत किया जाए, इसलिए परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया, परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी जीवन तथा रहन सहन अच्छा रख सकेगा। तो परिवार में जो बच्चों की संख्या वो सीमित होनी चाहिए ताकि अच्छे से उन्हें पढ़ा लिखा सकें, अच्छे से खा पी सकें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं, ना उनको पढ़ा सके ना उनको खवा सके और केवल बच्चे ही बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए परिवार में जो बच्चों की संख्या सीमित रखो, अच्छे से रहन सहन हो, उनको शिक्षा दीक्षा दो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराओ ताकि वो आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकें, आपके सपनों को पूरा कर सकें और नाम रोशन करें। तो ये होता है परिवार नियोजन और छोटे परिवार का महत्व। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने बहुत सारे आपको प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो दे दिया है। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी क्रांतिक कोण, किसी मतलब वायु के सापेक्ष किसी द्रव होगा, हाँ यहां द्रव कर दो। ठीक है, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लो कि 2014 में आया हुआ है, 16 में, 18 में, 20 में 4 से 5 बार आ चुका है। और इन सब टाइप के न्यूमेरिकल बहुत कम ही होते हैं, न्यूमेरिकल तो हमेशा चेंज ही करके आता है, लेकिन ये हर बार आ रहे हैं। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक, जो हमारा द्रव है वो है 1/sin², मतलब अपवर्तनांक जो है उसे हम लोग लिखते हैं जो हमारा 1/sin² हो जाएगा। ये फार्मूला है क्रांतिक कोण का। ठीक है, अब क्रांतिक कोण यहाँ C है, क्या है C है, तो अब यहाँ क्या है, अगर C क्रांतिक कोण है तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत आसान हो गया। 1/, क्रांतिक कोण का मतलब साइन, और क्रांतिक कोण हमारा 45 डिग्री दे रखा है। 1/45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भैया ऊपर चले जाएंगे और √2 हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। √2 जो होगा वो होगा द्रव, मतलब उस द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेशित कण है पर लगने वाला बल जो है
कण के आवेश के परिणाम, जो कण का आवेश है उसके परिणाम, और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम, और कण के वेग व उसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण पर निर्भर करता है। लाइक हम फार्मूला की बात करें तो किसी गतिशाल आवेशित कण का आवेश हमारा क्यों है, क्यों का मतलब आवेश, वेग v है तथा यह v तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण से बनाते हुए गति करता है। तो बल F का जो फार्मूला होगा F बराबर v या क्यों v साइन थीटा या v क्यों v साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप लोग इनको जरूर कंप्लीट कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये हमने अभी तक कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखे हैं। अब हम लोग ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग वो देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला बेकिंग पाउडर, कहोगे सर ये आता है या नहीं आता है, तो देख लो कितनी बार आया हुआ है। 2014 में आया हुआ है, 15 में, 16 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है एंड 2022 में भी आया हुआ है। मतलब बहुत बार आया हुआ है। तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की जगह वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, हम इसको कैसे बनाते हैं तथा इसके जो रासायनिक गुण होते हैं और भौतिक गुण, उपयोग, सब कुछ लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब कुछ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप समझो कि बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट व अणुसूत्र NaHCO3 होता है। NaOH का मतलब क्या होता है, NaHCO3। देखो Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 से सल्फेट, सॉरी कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो या फिर आप लोग इसे बाई भी कह सकते हो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इससे आप अगर ये चीज याद है तो इससे आप बना सकते हो। बनाने की विधि हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। मतलब जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लेंगे और उसे हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो भैया हमने लिया NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ इनके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना। और इसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गिव्स आउट, हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये मिल गया हमें। अभी आप कहोगे सर हमें कहाँ बना, ये तो हमारा केवल सोडियम कार्बोनेट है, बनाना तो सोडियम बाइकार्बोनेट था। तो अभी हम एक बार और इनको लेंगे और इनका एक बार और करेंगे ऑपरेशन। देखो इनका हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा Na2 है, NCO3 है जो ये आपको मिला है, प्लस H2O। अब इसमें एक बार और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, तब आपका बनेगा जो हमें बनाना था, क्या बनेगा, वो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज बेकिंग पाउडर। ये हमारा बन गया बेकिंग पाउडर, जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ फुलाना होता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नहीं पता तो घर में पूछ लेना, अपनी मम्मी से बता देंगी। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर है और हमारा बनाने की विधि है। अब हम लोग गुण को समझते हैं। 2 टाइप के गुण, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो ये सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं, भौतिक गुण। पहला, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये जो होता है एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है एंड यह जल में अल्प विलयन होता है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है हमारे स्टूडेंट, अम्लीय होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण भी समझ लेते तो मजा आ जाता ना, तो आओ हम लोग समझते हैं। देखो पहला रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 बाहर निकलता है। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो ये चीज बहुत आसान है। कहोगे कैसे, तो अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे। देखो ऊपर आपने एक रिएक्शन लिखा था, ये रिएक्शन,
इस चीज को आप जो ये लिखा था ना, इसको आप उल्टा कर दो, ये रिएक्शन जो है इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये रिएक्शन तैयार हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ हमारा 2NaHCO3 है, यहाँ लिख दो 2NaHCO3, भैया मिलेगा हमें क्या? ये लिख दो, उल्टा मैंने कहा ना कर दो, बस आंख मूंद कर, कोई आपको काट नहीं पाएगा। Na2CO3 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, हो गया। इस चीज को मैं इसको ऐसे करना है, मतलब जैसे एक्टिव पैसिव में करता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऐसे अभिकारक को सॉरी उत्पाद को अभिकारक, अभिकारक को उत्पाद कर दो, आपका रिएक्शन तैयार। तो ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन समझते हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करोगे क्या मिल जाएगा? देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करोगे, लाइगेज हमारा NaH है, CO3 है, इसका आप तनु अम्ल यानी कि HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा, देखो सबसे पहले तो आपको NaCl मिलेगा, जिसे हम लोग लवण कहते हैं, जिसे नमक कहते हैं, प्लस आपको वाटर मिलेगा, जल मिलेगा जिसको हम लोग पीते हैं, और प्लस CO2 गैस मिलेगा जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। ये हमें मिलेगा तीनों चीज। आप ऐसे लिख देना कि हम जब बेकिंग पाउडर की अभिक्रिया तनु अम्ल से करते हैं तो हमें लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये हो गया हमारा पूरा रासायनिक गुण, भौतिक गुण। बनाने की विधि में क्या है लिख देना, वो सॉरी उपयोग में लास्ट में उपयोग लिख देना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारी अभिक्रिया करने में। बस हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब हमारा आ गया अगला एक क्वेश्चन जो कि अभी नया है और कई बार आ भी चुका है। अब कहोगे सर नया है तो आया कैसे? तो आता है छोटे मोटे क्वेश्चन में, लेकिन ये अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है। पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। 2014 में आया हो, 18 में, 20 में, 16 में, 18 में। देखो पादप हार्मोन्स का मतलब है कि पादप में जो हार्मोन्स होते हैं। अब पादप हार्मोन्स का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है, और जो जीव जंतु होते हैं उसे जंतु कहा जाता है। तो पादप में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगर पेड़ पौधों में हार्मोन्स ना हो वृद्धि को ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए, अगर कम करने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए हार्मोन्स ना हो, तब ये बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा हो जाएगा पेड़ ना, बादल को छू जाएंगे। तो इसलिए इसको रोकने के लिए भी एक हार्मोन्स होता है। जब तक एक हार्मोन्स रहेगा, जब तक पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर दूसरा हार्मोन्स अपना काम करेगा, फटाक से उनको रोकेगा, और वहीं वो पेड़ बढ़ना रुक जाता है, फिर वो मोटा होता चला जाता है पेड़। तो देखो पादप में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक हार्मोन्स या फिर पदार्थ होते हैं, जिन्हें पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक कहते हैं। पादप हार्मोन्स वो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों से निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवाहक ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचित होकर वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। विशेषताएं देख लो कुछ, ये जो होती हैं, ये जड़ में, तना एवं कलिका के शीर्षार्थ बीजोत्मक में बनते हैं तथा फ्लोएम से होकर अन्य अंगों में पहुंचते हैं, सभी भागों में विस्तृत होकर वृद्धि का नियंत्रित करते हैं। इन्हें पौधों से निष्कासित किया जा सकता है। ये पादप वृद्धि तथा वृद्धारोधक को नियंत्रित करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ के होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, और ये अति अल्प मात्रा में प्रभावीशील होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं जो प्रभावीशील होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और है अभी यहाँ। पादप में दो चीज समझो, एक तो पादप का हार्मोन्स का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है। पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण दो भागों में, पहला वृद्धि वर्धक जो वृद्धि को बढ़ाता है, जो वृद्धि के दर को बढ़ाते हैं, जैसे वो दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो जिब्रेलिन से एक साइटोकाइनिन जो वृद्धि को बढ़ाता है, बड़ा करता है, और एक वृद्धि रोधक जो वृद्धि की दर को कम करता है, उसको रोकता है, वो एब्सिसिक अम्ल होता है और एथिलीन होता है। ठीक है, ये दो हार्मोन्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया बच्चों पादप हार्मोन्स, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब कहीं भी आए आप लिख कर आओगे, इसको छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये अब हमारे नज़र में आ गया है। तो अब आप लोग इसको तैयार कर लेना, नोट बना लेना, और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को जो बता रहे हैं तैयार करते रहना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, अगर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, नहीं आएगा तो 4 नंबर में दे देगा। ठीक है, लिखा हुआ ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं, ओम के नियम के अनुसार, जैसे हमारी कोई भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप दाब, ये सब भौतिक अवस्थाएं, तो ओम के नियम के अनुसार
जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जो हमारा विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। अब हम लोग समझते हैं फार्मूला। V जो होता है वो विभवांतर होता है, अनुक्रमानुपाती धारा का I होता है। ठीक है, जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक, और इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, V बराबर आर आई। कहोगे आर कहाँ से आ गया? ऊपर से आया या नीचे से? तो देखो सबसे पहले जब हम यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह, यहाँ एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह होता है वो हटा दिया तो एक स्थिरांक जुड़ गया, और दिस इज हमारा स्थिरांक, और आर जो है वो चालक का प्रतिरोध है। क्या है? चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां से अगर हम आर बराबर पूछें तो बी अपान आई हो जाएगा, और यही आर तो हमारा प्रतिरोध है और यही हमारा ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ हमारा अगर आर का मात्रक देखें तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो समझो, निकाल लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक वो बराबर होता है, सबसे पहले विभवांतर का मात्रक निकालो। मात्रक बटे में आई का मतलब होता है धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, बटे धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो हमारा आर का मात्रक होता है, और इसको हम लोग ओम कहते हैं। तो वो इसका दो मात्रक है, कौन कौन सा? एक तो हमारा ओम हो गया और एक वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, बस। ठीक है, तो ये पूरा होता है ओम का नियम, और ओम का हम एक सिंबल भी होता है, वो हमारा होता है इस चिन्ह के द्वारा, ये सिंबल। ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा। तो ये हमारा ओम का नियम। अब ओम का नियम का सत्यापन समझ लो बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हेडिंग डालो ओम के नियम का सत्यापन, और इसके लिए हम दो तीन चीज लेंगे। सबसे पहले हम इस प्रयोग के लिए बैटरी लेंगे, एमीटर लेंगे, कुंजी लेंगे, धारा नियंत्रक लेंगे, प्रतिरोध लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, जो कि चित्र ए में जैसे बताया गया है। यहाँ बैटरी लगाओ, यहाँ धारा नियंत्रक लगाओ, यहाँ कुंजी लगाओ, यहाँ एमीटर लगाओ, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्रतिरोध तार। ये प्रतिरोध है जो रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, एंड प्रतिरोध में धारा आई, प्रतिरोध में हम लोग धारा आई प्रवाहित करेंगे, और धारा आई एमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। अब इसके सत्यापन के लिए दूसरा फिगर अभी समझ में आएगा। ये वाला फिगर तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ए है ना, ए और बी फिगर, या फर्स्ट या सेकंड, ए और बी डाल दो, ए और बी। देखो, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेती है। मेन अब समझो, जब विभवांतर को एक्स अक्ष, यहाँ विभवांतर जो है इसको एक्स अक्ष पर रखा गया, ये विभवांतर है। ठीक है, समझ में आया? तथा धारा को वाई अक्ष पर लेने कर एक ग्राफ खींचते हैं। यहाँ धारा है, इसको हम वाई अक्ष पर लेते हैं और एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचा गया। अगर ग्राफ खींचते, ये दिया सरल रेखा में आता है। देखो ये सरल रेखा में ना, ये देखो ये सरल रेखा, बिल्कुल सरल रेखा है ना, जैसे चित्र बी में आप देख लो सरल रेखा है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा सरल रेखीय है, तो ओम के नियम का पालन करती है। तो ये ओम का नियम का पालन करती हैं, तो करती हैं ओम के नियम का पालन, क्योंकि ये सरल रेखा में है। तो ये इस टाइप से इसका ओम के नियम का सत्यापन हो गया। बस इतना ही करना था। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा दर्पण से रहेगा, मतलब दर्पण में, वो भी हमारा उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल और अवतल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है, केवल चिन्ह पर पार्टी का। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब, बिंब को हम लोग वस्तु कहते हैं। ठीक है, वस्तु यानी कि बिंब, यानी कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है, प्रकृति भी ज्ञात करना है, साइज भी ज्ञात करना है।
अब कहोगे सर इतनी सारी चीजों को हम कैसे ज्ञात करें, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप तुरंत इन सबको लगा सकते हो। देखो सबसे पहले आपको दर्पण का फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं पता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आज के बाद नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हल सबसे पहले हम लोग समझेंगे हल। देखो सबसे पहले जो चीजें आपको दे रखी हैं उसको लिख लो कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं, और यहां जो हमारा वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वस्तु की लंबाई यानी कि वस्तु की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम वस्तु को ही लिखते हैं यू, यू हमारा -20 सेंटीमीटर है, कितना है, -20 सेंटीमीटर। अब माइनस में मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये जो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ये हमारा माइनस में होगा, क्योंकि जिस दिशा में ये मतलब रहती है, मतलब जिस ऐसे जाती है बट ये उल्टा रहता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी आपको पता होना चाहिए। तो u जो होगा वो -20 सेंटीमीटर होगा। r यानी कि वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। एंड वस्तु की लंबाई हमारा 5 सेंटीमीटर, तो h1 को हम लोग वस्तु की लंबाई कहते हैं, h2 को हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम लोग जो r है वक्रता त्रिज्या f बराबर r/2 का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, फोकस दूरी, क्योंकि हमें फोकस दूरी का काम है तो हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 30/2 इक्वल टू हमारा 15 सेंटीमीटर, ये हमें मिला f, यानी कि हमारा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अब हम लोग लगाते हैं दर्पण का सूत्र, ठीक है, यानी कि सूत्र हमारा उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, ठीक है। तो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, यहाँ के लिए कर देना, ठीक है, या फिर अवतल दर्पण हो, ठीक है, दोनों में सूत्र जो है वो सेम है, इसलिए आप यही भी लिख सकते हो कि दर्पण का सूत्र। तो ये हमारा जो सूत्र होगा वो होगा 1/f जो होता है वो बराबर होता है 1/v एंड प्लस 1/u, ये हो गया सूत्र। अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो वो लेंस का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग वैल्यू सारा रख देते हैं। f की जो वैल्यू है वो 1/ यानी कि 15 है तो 15 रख दो। v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, u की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्लस और वो माइनस माइनस हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/v जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो हमारा 1/15 है, अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अगर हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप 20 और 50 का एलसीएम, 15 का एलसीएम होगा 60। अब देखो आपका 15 4 जा 60 एंड 23 जा हमारा 60, तो ये हमारा हो जाएगा 7, यानी कि 1/v इक्वल टू 7/60। तो फिर हम इसे जब कट करेंगे, पहले आप इसको क्या करो ना कि उल्टा है तो इसको सीधा कर लो, क्यों, क्योंकि v आपका नीचे है तो दोनों पक्षों को आप क्या करो, ऊपर कर लो। जैसे हमारा v है तो v को हम ऊपर करेंगे, ठीक है, इधर समझना, v को हम लोग ऊपर कर दिए तो ये आपका 60 जो है ये भी ऊपर हो जाएगा और बट्टे में हमारा 7 हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो फिर अब हम यहां से v की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे भाई। v की वैल्यू आप 60 में 7 से भाग दोगे तो 8.57 सेंटीमीटर हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो हमें प्रतिबिंब का जो वैल्यू है वो मिल गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा। यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, पीछे क्यों रहेगा, कि ये प्लस में वैल्यू है इसलिए पीछे रहेगा, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, अतः जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। लिख दें या लिख लोगे, चलो लिख देते हैं। देखो अतः जो हमारा प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर प्लस में है ना तो ये ध्यान रखना कि हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण की ओर जो बनता है वो हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितने सेंटीमीटर में बना है, 8.57 सेंटीमीटर ये दूर बनेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा दर्पण के लिए, और इसका जो हमें v की वैल्यू प्रतिबिंब की। बट अभी हमें लंबाई भी दे रखा है। लंबाई का मतलब यहाँ एक सूत्र और फॉलो होगा, वो है रेखीय आवर्धन का। h1 की वैल्यू दे रखी है। अगर हमें साइज ज्ञात करनी है
यानी कि H2 की वैल्यू कि भाई हमारा जो प्रतिबिंब है वो कितना लंबा है, ये तो हमें दूर ही मिला कि जैसे हम कितनी दूर है, ठीक है, जैसे हम हैं यहाँ और कोई वस्तु है तो वो कितनी दूर है, ठीक है, तो वो दूरी है और कितना लंबा है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये चीज़ ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी आपको परेशानी होगी अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो। अगर फार्मूला आता है तो यार बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। m जो होता है रेखीय आवर्धन वो बराबर होता है H2/H1। अब कहोगे सर H2/H1 यानी कि ये नए नए कलाकार कहाँ से आ गए? देखो H1 जो है वो हमारी क्या है, मैंने पहले से ही लिख रखा है कि ये जो वस्तु की लंबाई है और H2 क्या है वो प्रतिबिंब की लंबाई है। बहुत आसान है। अब देखो -v/u। अब -vu तो आपको पता ही है क्योंकि ये हमारे पुराने सदस्य हैं। तो अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखो H2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, H1 की वैल्यू हमें दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर और बटे में हमारा v कितना है, अभी आपने ज्ञात किया है 8.57 कि ये माइनस में 8.57 सेंटीमीटर बटे u की वैल्यू में कितना है -20 सेंटीमीटर, तो -20, ठीक है, माइनस से माइनस को खत्म कर दूं तो अब क्या होगा, यहां से आपका H2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा कितना 8.57 इंटू 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हमारा कितना आएगा। अब यहाँ 4 1 जा 4 और इसको जब आप लोग कट करोगे ना तो ये आप लोगों का 4 का लगभग दो गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.425 सेंटीमीटर। ये हमें मिला भैया क्या, वस्तु की नहीं प्रतिबिंब की लंबाई। ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल है, आपके लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो आएगा ही 4 नंबर में, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में आया है तो याद रखना भैया कि अगर प्लस में आया है तो आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि आभासी इसलिए बनेगा क्योंकि ये प्लस में है, और सीधा बनेगा क्योंकि उल्टा जो होते हैं वो हमेशा माइनस में होते हैं, तो इसलिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा वो तो आपके सामने है, कितना 2.425 सेंटीमीटर ऊंचा या फिर लंबा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल खत्म। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। सबसे पहले आपको देखो फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद जो मेन है वो है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आपका कितना तेज है वो तो आप लोगों की पढ़ाई पर ही पता लगेगा, कितना आपने पढ़ा है अच्छे से वो आप लोगों को पता होगा। अगर कैलकुलेशन तेज नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत कर लो और उसको तेज करो। कैलकुलेटर, मोबाइल, इन सब का प्रयोग मत करना वरना बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुके हैं भैया 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में, और अब की बार भी आएंगे क्योंकि इनका लहरा काफी तेज है। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये है क्या, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान लगेगा। ओनली 2 लाइन का न्यूमेरिकल है, इसे हम लोग कहते हैं 2 लाइन न्यूमेरिकल। देखो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है। उस द्रव का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि उस द्रव का सॉरी अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण तो हमें दे ही रखा है तो हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक है या फिर क्रांतिक कोण का फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखो कि आप लोग इसको हल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमें अभी आगे इसका काम लगेगा। तो वायु के सापेक्ष हमें द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना, तो द्रव का अपवर्तनांक ये जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है 1/sin c। अब 1/sin c, अब यहाँ कहोगे सर sin c क्या है, sin c जो है वो क्रांतिक कोण है यार, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो c जो है वो क्रांतिक कोण है, तो अब वैल्यू रख दो। जब क्रांतिक कोण की वैल्यू दे ही रखा है तो वैल्यू डायरेक्टली रख दो 1/sin c। c क्रांतिक कोण कितना देख रहा था 45 डिग्री। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है और खुद 4 अक्षर का है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होता है। अब ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बराबर हो जाएगा √2
√2/1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, क्योंकि हर में 1 की वैल्यू नहीं होती, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें √2 मिलेगा क्या, आंसर, बस हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो इतनी बार आया है, तो इसलिए ध्यान से समझना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखो, समझ कर ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉप पर बढ़ना है तो सब कुछ समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। इसके बाद जो दो न्यूमेरिकल है ना 4 और 5, वो इतने हार्ड है ना कि खुद में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो लॉन्ग में आते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया भी हुआ है। तो ध्यान से देखना, 4, 5 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके ही जाना है। जैसे ये 4 नंबर न्यूमेरिकल देखो, ये इतना ज़्यादा हार्ड है, आपको 2 पेज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। हमें एक एक चीज़ ज्ञात करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ हमें 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो आसान तरीके से बताएंगे, हमेशा याद रखोगे कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेगा। बट सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इनका पारी पहले है। लिखा हुआ एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट एंड हमारा 200 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहां हमें आर ज्ञात करना है, प्रतिरोध और धारा भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहां दे क्या रखा है। हल में देखो, हल करने से पहले आप ये देखो हमें क्या क्या दे रखा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में फार्मूला आएगा। अगर आपने फार्मूला पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है फार्मूला तो आपके माइंड में एक ऐसा फार्मूला बनेगा कि यार ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा वैल्यू आ ही जाएगा। जैसे V हमारा क्या दे रखा है, V हमारा 250 V यानी कि वोल्ट दे रखा है, ठीक। एंड हमें वाट भी दे रखा है, यानी कि पावर हमें कितना दे रखा है, 200 वाट। ये 2 चीजें दे रखी हैं। अब इन 2 चीजों से मिलकर कोई फार्मूला आपके माइंड में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, सर अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो हमें प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो लगा दो, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जितना दम है उतना लगा दो। नहीं आएगा तो लाएंगे जरूर। देखो प्रतिरोध जो है उसको R से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए आप एक फार्मूला आपके माइंड में आएगा, V²/P। जब आपने पावर, यानी कि जब आप पावर के बारे में पढ़ रहे होंगे, शक्ति के बारे में, तो आपको ये फार्मूला जरूर मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो मिला जरूर होगा। अब देखो V की वैल्यू हमारी कितनी है, V की वैल्यू 250 है। अब 250 हम 2 बार रखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो 250 × 250 और बटे में हमारा है P यानी कि P, तो P का मतलब हमारा 200 वाट, ठीक है। अब देखो यहां से एक शून्य से एक शून्य जाएंगे, दूसरे शून्य से दूसरे शून्य। अब हमें मिलेगा कितना, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 625 आएगा, और 2 से आप उसको कट कर दोगे, ठीक है। जैसे आप 25 का 25 से करें 625 आया, और बटे में 2 है, 2 से कट कर दिया, तो ये हमें मिलेगा। देखो अब 600 का हमारा 300 हो जाएगा, और 12 का 12.5 हो जाएगा, यानी कि 312.5। तो ये हमारा मिल गया भैया R का मतलब है राव साहब का मतलब प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध हमें मिल गया यार इतना। अब कहोगे सर प्रतिरोध तो ज्ञात कर दिया, धारा कौन ज्ञात करेगा? जब प्रतिरोध आ गए तो धारा भी आ जाएंगे, ठीक है। जब आप लोग यहाँ समझो, यहाँ आपका क्या है कि बल्ब में अधिकतम धारा, ठीक है, बल्ब में अधिकतम धारा। तो जब आपने प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया, ठीक है, जब आपने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया तो ओम का नियम आपको पता है, V = IR और I = B/R। हम प्रतिरोध धारा ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया। धारा ज्ञात करने के लिए I = V/R। अब I = V की वैल्यू कितनी है, 250 है ना, चलो, एंड R की वैल्यू 312.5। अब इसको कैसे भाग दोगे? भाग देने का कुछ नहीं है, यहाँ से आप I की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ से दशमलव हटाना, यहाँ 0 बढ़ाना, भाग दे देना, आ जाएगा आंसर क्या, 0.8 एम्पियर।
ये हमारा हो गया लवली सा आंसर। और हमें यहां से धारा मिला 0.8 एम्पियर और प्रतिरोध मिला 312.5 ओम। ठीक है, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम लोग चौथा न्यूमेरिकल देखेंगे और ये न्यूमेरिकल आप समझ के जाना, वरना 7 नंबर छोड़ दोगे और कहोगे सर छूट गया। छूटना नहीं चाहिए एक भी नंबर। ये कहोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है, तो चलो हम लोग देखते हैं कितनी बार आया है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है, 2015 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2024 में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्या है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक परिपथ है, हम प्रतिरोध पहले लिख देते हैं वरना हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ये हमारा 4 ओम है और ये हमारा 2 ओम है। ठीक है, तो 2 ओम 4 ओम, अभी ये आपका 2 ओम है। देखो ये जो होता है ना, मतलब ऐसे ढाल, मतलब ऊंचा नीचा, ये प्रतिरोध है। किसी के मार्ग में, किसी के रास्ते में आएंगे ना तो ये अवरोध उत्पन्न कर देंगे। अवरोध का मतलब है कि रुकावट, जैसे रोड पर जाते हो और ऐसे ब्रेकर बना रहता है ना, ब्रेकर, वही प्रतिरोध है भाई। और ये हमारा 3 ओम है। अब देखो यहां जो V की वैल्यू है वो भैया 10 वोल्ट है। ठीक है, बस इतनी सारी चीजें। यहाँ हमारा A बिंदु है, यहाँ हमारा V बिंदु है। ये हमारा एक छोटा सा बढ़िया सा परिपथ बन गया। परिपथ का मतलब इसमें धारा भी तो जानी चाहिए, वरना खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा यार। तो ऐसे धारा गई A से और B की ओर तो वापस आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला A और B के मध्य प्रतिरोध, A और B के मध्य, इनको नहीं लेना है, इनको छोड़ दो और इन भैया को पकड़ो, A और B के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, A और B के बिंदु के मध्य केवल प्रतिरोध। फिर हमें धारा आई, प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो धारा ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जहां मतलब देखो यहां फिर अगला A और B के मध्य विभवांतर। अब अगर आपने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, धारा ज्ञात कर लिया, ठीक है, देखो प्रतिरोध और धारा ज्ञात कर लिया तो विभवांतर ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। एंड हमारा 3 ओम पर प्रतिरोध, फिर हमें यहाँ 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलो एक एक को पकड़ते हैं और सारे को लगाते हैं। हम पहला क्या ज्ञात करेंगे, A और B के मध्य प्रतिरोध। तो A व V के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो हमारा कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। तो 1/R1, ये काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहां हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जो इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हटाओ यार। ठीक है, हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये देखो श्रेणी क्रम मतलब ऐसे जुड़े हैं ना। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, मतलब श्रेणी क्रम का मतलब है ऐसे लाइन से। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम। तो आप सबसे पहले क्या लिखना है कि जो हमारा सबसे पहले A और B के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है तो सबसे पहले लिखो A और B के बीच हमारा जो ये श्रेणी क्रम में है, एक तो 4 ओम और प्लस 2 ओम, ये 4 ओम 2 ओम, तो ये हमारा जुड़ के कितना हो गया 6 ओम। ये हमें मिला, मतलब दोनों का यहाँ बीच में सेंटर में 6 ओम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा हमारा 2 ओम और 1 ओम हमारा श्रेणी क्रम में है, तो वह हमारा 2 ओम प्लस 1 ओम, ये क्या है, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो ये हमें मिला 3 ओम। अब ये दोनों हमें मिले, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमें यहाँ एक यहाँ वैल्यू मिला, एक यहाँ मिला। अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो पहले तो हम लोगों ने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। अब जो प्रतिरोध हमें मिला है वो समांतर क्रम में है। थोड़ा सा हार्ड है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया, समांतर क्रम में है। अब देखो ये जो हमें एक यहाँ वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, बस इतना ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये चीज लिखेंगे, A व V के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, क्या, इसको नाम दे देते हैं R1 है। तब
अब हम लोग यहां से तुल्य पूरा प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कैसे, हाउ डू यू डू? तो देखो कैसे करोगे, यहाँ 1/, क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो इस टाइप से आपका फार्मूला होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो हमारा ये 6 ओम हमारा समांतर क्रम में है और ये हमारा 3 ओम समांतर क्रम में है। ये दोनों है भैया समांतर क्रम में। तो इसका जो 1/r1 जो होगा वो बराबर होगा, इसका एलसीएम जो होगा वो 6 होगा और 6 1 जा 6, ठीक है, ये 6 ही होगा ना, एंड प्लस 2 3 2 जा 6, तो 1/r1 बराबर हमारा 3/6, तो 1/2 और यहाँ से जो r1 मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 2 ओम। तो ये हमारा हो गया 2 ओम, ठीक है। यही हमें मिल गया माय डियर स्टूडेंट तुल्य प्रतिरोध। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि हमने पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, यहाँ 4 ओम 2 ओम को, फिर सब श्रेणी क्रम 2 चीजों को, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, तब हमें मिला। ये पहला केस हो गया भैया सॉल्व, पहला केस हो गया सॉल्व। दूसरे में आओ, धारा, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। तो ये तो बहुत आसान है ना, इसको तो आप कर सकते हो। दूसरा कि नहीं कर सकते, देखो मैं आपको बताता हूं परिपथ में धारा आप कैसे ज्ञात करोगे। देखो पूरे परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सारे प्रतिरोध को जोड़ा, हमें अभी ए और बी के मध्य हमने प्रतिरोध को निकाला है। अभी ये 3 प्रतिरोध हमारा बाकी है, तो यहाँ हमें ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। एक ये 3 प्रतिरोध और ये जो हमारा 2 ओम मिला है ये, तब हमारा जब कुल प्रतिरोध आएगा तब तो हम पूरे में धारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो जो परिपथ में जो हमें R1 मिला है तथा जो हमारा नीचे 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब कुल प्रतिरोध हमें मिलेगा, तब तुल्य प्रतिरोध। अब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप R निकालना है तो बराबर एक तो हमारा 2 ओम और एक 3 ओम, इक्वल टू हमारा R बराबर कुल आपका पूरे परिपथ में माय डियर स्टूडेंट जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 5 ओम होगा। ए और बी के मध्य तो 2 ओम है, लेकिन पूरे परिपथ में देखो ए और बी के मध्य तो हमारा 2 ओम है, बट पूरे परिपथ में, ये पूरे परिपथ में हमारा 5 ओम का कुल प्रतिरोध होगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ठीक है, आ गया ना। तो ये हमारा 5 ओम। अब हमें धारा ज्ञात करनी है दूसरे सीक्वेंस में, तो धारा तो बहुत आसान होगी जब ज्ञात करना। कैसे, I बराबर जो होता है धारा, दूसरा वाला हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, तो I बराबर हमारा V/R होता है। अब कहोगे सर B कहाँ है इसमें वैल्यू, तो B तो यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है ना 10 ओम, तो ये 10 ओम का हमारा V वाला प्रतिरोध यानी कि विभवांतर 10, और तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो कितना आया है 5 ओम ना, तो ये 5। अब इसको आप भाग दोगे तो ये हमारा I जो आएगा वो ओनली 2 एम्पियर आएगा, बस। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया ना। आसान लगा कि हार्ड लगा, आसान है ना। दूसरा, तीसरा, ए और बी के मध्य विभवांतर। हमें ए और बी यानी कि इतना ही लेना है, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए और बी के मध्य अगर विभवांतर ज्ञात करना है, तीसरा केस हमारा ये है कि ए व वी के मध्य विभवांतर, ए व वी के मध्य विभवांतर। तो ये भी बहुत आसान है भाई। V बराबर IR, I हमारा कितना है 2 एम्पियर, R कितना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यही R रख देंगे। भाई ये तो हमारा पूरे परिपथ का है ना, हमें तो केवल A और B का लेना है। तो A और B के मध्य जो हमें प्रतिरोध मिला था वो 2 ओम का था, ये ध्यान रखना। अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। V बराबर हमारा 4 वोल्ट आएगा, बस। तो ये हो गया हमारा 4 वोल्ट भैया तीसरा केस। देखो 4 केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जरूर आएगा। 3 ओम पर हमें प्रतिरोध पर विभवांतर, 3 ओम पर, कुल पर नहीं, ओनली 3 ओम पर। तो 3 ओम पर हमें ज्ञात करना है ना। तो फिर अब हमारा चौथा केस जो है वो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। अब कहोगे सर विभवांतर कैसे ज्ञात करें,
तो ये तो आसान है यार, V बराबर आई आर। आई हमारा दे रखा है, धारा 2 है, आर हमारा 3 है, V बराबर 6 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ना, आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया भैया, चार के चारों चीजें हमने ज्ञात कर दिया। काफी आसान लगा होगा, क्योंकि अगर आप बहुत सारे आपको लेक्चर इसी क्लास पर एक एक घंटे की मिल जाएगी, एक न्यूमेरिकल 1 घंटे, बहुत सारे ऐसे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपको पूरा पागल बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको मैं सारा न्यूमेरिकल कम समय में समझा रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी नो, मुझे पता है। तो आप लोग मेहनत करो, बट स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके का मतलब है कम समय में ज़्यादा तैयारी। ठीक है, बहुत सारी आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे कि आप 1 घंटा 2 घंटा क्लास ले लोगे उनके साथ, बट क्या होगा, आपका एक टॉपिक या 2 टॉपिक क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं करो यार, टाइम है पढ़ लो, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ो, कम समय में ज़्यादा तैयारी। ठीक है, कम समय में जब अमीर बनोगे तब अच्छा रहता है, ज़्यादा समय में तो सब बन जाते हैं। तो ये हमारा हो गया चौथा। अब हम लोग 5वां न्यूमेरिकल देखते हैं। 5वें न्यूमेरिकल का आप लोग सबसे पहले यार फिगर समझो। फिगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे पहचानते हैं। भाई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ऐसे 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 लगा रहता है। ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध इस टाइप से, फिर ऊपर नीचे रहते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, पहले मैं यही समझा दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। अब आप लोग बता ही दो हमें कि यहाँ जो 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, कैसा है? तो ये जो है एक लाइन से लगे हुए हैं, जैसे स्कूल में लाइन लगती है ना, वैसा लगे हुए हैं। तो ये हमारा श्रेणी क्रम में है। अब जब देखो ध्यान से समझना, अगर आप इन सब का श्रेणी क्रम से प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो इन सब के बीच में कहीं हमारा आएगा एक प्रतिरोध न्यू वाला, जो नया। तो ये दोनों हो जाते हैं समांतर क्रम में, एक ये और एक जो नया आएगा। ठीक है, तो हमें कुल प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। तो अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छे से सॉल्व। देखो यहां हमारा हल में समझो, जो हमारा 2 ओम है, 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम, ये 3 प्रतिरोध, ठीक है, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ना, तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से जो हमारा R होगा, R1 मान लो, वो बराबर होगा, देखो R डैश इसको मान लो, R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। मैंने इस टाइप से इसलिए लिखा कि आपको आसान लगे। देखो अब इसी फार्मूले पे आप रख दो, पहला R डैश जो होगा वो बराबर होगा, ये R1 हमारा 2 ओम है, प्लस R2 3 ओम है, प्लस R3 4 ओम है। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा कितना? 9 ओम। 9 ओम मिल गया ये। बट अभी हमारा तुल्य प्रतिरोध नहीं आया है, क्यों? क्योंकि अभी ये जो 9 ओम है ऊपर वाला, ये छूट गया है। तो ऊपर वाला 9 ओम और ये जो आपने नया प्रतिरोध ज्ञात किया है, ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है। अब एक तो हमारा R1 जो ये है R डैश, तथा 9 ओम जो हमारा नीचे लगा, 9 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, खुद से प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा पता चल जाएगा श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में। 1/r जो होगा वो बराबर होगा 1/9 प्लस 1/9। समांतर क्रम का मतलब 1/9, 1/9 अपान में हो जाता है। तो यहाँ से 1/r जो होगा वो बराबर होगा इसका जो 9 हो जाएगा, और इसका हमारा 1 यानी कि 1 + 1। यहाँ से 1/r जो होगा वो 2/9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, r बराबर 9/2 हो जाएगा। और यहाँ से 9/2 का मतलब है r जो होगा वो बराबर हो जाएगा 4/5 ओम। ये हमारा आ गया कुल प्रतिरोध। इसमें कुल प्रतिरोध इतना है बस। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। मतलब क्लास 10 साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिए जो आपको हार्ड लग रहा है, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।